चलो देखो, हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में ये सीखा था कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? मास नंबर के पीछे में ग्राम लगाओ। मास नंबर क्या होता है? क्या होता है मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर, एटॉमिक मास अलग चीज होती है बेटा और मास नंबर अलग चीज होता है। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हर एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का आपको ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, उसके मास नंबर के पीछे में क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। बात समझ में आती है क्या? जैसे कार्बन, इसका मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। जैसे नाइट्रोजन, इसका मास नंबर कितना है? 14, एटॉमिक नंबर क्या है? 7, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। जैसे सोडियम 2311, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना बेटा, ये कितने एटम का मास है? ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है। मतलब जब तुम कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम बोल रहे हो ना, तो ये क्या है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतने कार्बन एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम। जब आप क्या बोल रहे हो? 14 ग्राम बोल रहे हो ना, मीन्स मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। जब आप सोडियम का 23 ग्राम बोल रहे हो ना, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। आई बात समझ में बेटा? आई? जब आप मास नंबर के पीछे में ग्राम लगा देते हो ना, तो वो ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, और ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है क्या? वैसे ही बेटा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग Na बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया? ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10, जैसे 12 को डजन बोलते हैं ना, 12 को क्या बोलते हैं? डजन। वैसे इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मोल। क्या बोलते हैं? मोल। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स भी बोल सकता हूं। अरे बोलो ना भाई। अब नाम तो किसी का भी कुछ भी रख सकते हैं ना, समझ में आया? किसी का नाम एकदम विनम्र है और वो बिल्कुल विनम्र नहीं है, समझ में आया क्या? तो बेटा आप उसके नाम का मतलब थोड़ी खोजते हो, रख दिया। अब देखो, ये 1 मोल को, ये Na को, ये 6.022 इंटू 10⁻23 को, इसको ग्राम एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, जब ग्राम के साथ एटम एकदम चिपका हुआ मिलेगा ना, तो ये भी मोल को ही बताता है। 6.022 इंटू 10⁻23 ही बताता है। बात समझ में आई? ये मोल ही है। ग्राम से एटम या ग्राम से मॉलिक्यूल चिपका हुआ है तो मोल ही है। तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। समझ में आया क्या बेटा? हिंदी पढ़ते हो? हिंदी पढ़े हो ना? वो क्या, नीला है कंठ जिसका नीलकंठ, देव के देव महादेव।
समझे। वैसे मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। मास ऑफ वन मोल एटम क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ही क्या होता है? मोलर मास होता है। बात समझ में आती है क्या? बोलो आती है क्या? आती है क्या? तो ग्राम एटॉमिक मास ही हमारा क्या है, क्या होता है बेटा? मोलर मास होता है। इसको याद रखेंगे। और जब भी आप ग्राम एटॉमिक मास बता रहे हो तो ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आती है? ठीक, जो लिखना चाहते हो लिख लो, जिन्होंने लिख लिया है वो मत लिखो। हो गया क्या? पूरा? दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एटम का जो आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करते हो, मैंने पहले आपको ग्राम एटॉमिक मास बता दिया। ये मैं वो सारी चीजें करवा रहा हूं अभी जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत करवा रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर क्लास चल रही है, फिर से हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन कम से कम आगे कोई चीज बताने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास रिपीट करूंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, इन लोगों को ठीक नहीं लगेगा। और नेक्स्ट क्लास आगे करूंगा तो आप लोगों को, जो आज बच्चे हैं उनको खराब लगेगा, क्योंकि पिछला उनको कुछ थोड़ा सा लिंक नहीं पता है। समझ में आया बेटा? तो अभी 5-10 मिनट पिछली क्लास का थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, जो पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ उसको समराइज करके बता रहा हूँ। ठीक है? तीन चीजें हम लोगों को समझना है एटॉमिक मास में। तीन अलग अलग तरीके से एटॉमिक मास हमको देखना है मेनली। एक हम लोगों को देखना है एक्चुअल एटॉमिक मास। जब कोई पूछे कि एक्चुअल एक एटम का मास कितना है, एक्चुअल एक एटम का मास कितना है, तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना होता है पता है? मास नंबर से मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? मास नंबर से मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एक्चुअल मास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो क्यों आ जाएगा, ध्यान से देखना। एक एटम में तीन ही चीज होती है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। उसके अलावा और कुछ नहीं होता। कोई घर नहीं होता, कोई कंक्रीट से बड़ा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे कंडेंस्ड हो गए हैं वो न्यूक्लियस है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन हवा में लटका हुआ है। मतलब कायदे से एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कोई भी मटेरियल नहीं होता। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखूंगा तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हुआ।
अभी तुम लोग 12th में ये अपना फिजिक्स में पढ़ते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। अरे तो वहां पे जरूरत है ना, वहां से इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। समझ में आया? वो हिरोशिमा नागासाकी के साथ उसके आसपास के गांव भी उतने एक थोड़े से में हो जाएंगे। अपने को मतलब नहीं है केमिस्ट्री में, न्यूक्लियस इन्वॉल्व ही नहीं होता है, लगभग बराबर ही काम है यहाँ पे। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास देखो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब इसको कंपेयर करो, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर हैं, बोलो हाँ। अरे तुम जानते हो ना, वो भी फिजिक्स में पढ़े हो ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है अपने को। इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इसको 10 मानूंगा तो ये 10⁻⁻27 हो जाएगा, फिर भी ये 1000 टाइम्स ज्यादा है। समझ में? फिर भी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है वो इससे 1000 टाइम्स ज्यादा है, बोलो हाँ। तुम लोगों को क्या करना है, 3 ट्रक है और 4 ऐसी बॉटल है, उसका टोटल मास बताओ बोलूंगा तो तुम 3 ट्रक का ही जोड़ लोगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा है कि इस वैल्यू को, ये 20 है, इसको तुम जोड़ भी लो नहीं भी जोड़ो बात बराबर है। समझ में आ रही है क्या बात? तो तुम वो 3 ट्रक का ही तो टोटल मास बताओगे, इसको भी जोड़ोगे नहीं सर हम इसको, कायदे से तुम इसको जोड़ोगे तभी ट्रू वैल्यू आएगी, लेकिन वो मास इतना ज्यादा है ना कि ये वैल्यू उसके सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा अब देखो, अब एक एटम को देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है? सेम है। तो मैं क्या करता हूं, मास नंबर किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू दोनों का मास लगभग कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो मास नंबर से मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल एटॉमिक मास आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई परेशानी है कि मैं ऐसा लिख रहा हूं तो नहीं है? तो जब भी मुझे एक्चुअल चाहिए होगा बेटा, मैं मास नंबर से मास ऑफ प्रोटॉन क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, बोलो हाँ। अच्छा ठीक, लेकिन क्या है बेटा, भाई मेरे को तो पता है कि कार्बन का एक्चुअल एक एटम का मास कैसे निकलेगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नाइट्रोजन 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सोडियम या हीलियम 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, बड़ी अजीब आती है। इसको सॉल्व करोगे तो 20.05 इंटू 10⁻, सबको रटूंगा क्या? मैं नहीं रट सकता, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं मास नंबर याद कर सकता हूं। तो कोई तुमसे पूछेगा कि भाई कार्बन का एक्चुअल मास बताओ, तो तुम बोलोगे कि भाई एक काम कर दे, एग्जैक्ट बाद वाला फिगर तो मेरे को मालूम नहीं, 12 से 1.67 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई कर दो। वही तो बोलोगे ना बेटा, भाई मैं तुमको बता दे रहा हूं कि कितना आएगा, तुम देख लो कितना आने वाला है, मैं वैसे डाटा याद करके नहीं रखा हूं। इसी का एक भाई होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास का भाई होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना बेटा, ये इसी का भाई है। अच्छा, एक्चुअल एटॉमिक मास कितने एटम का मास बता रहा है? एक एटम का मास बता रहा है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। अब बेटा ये बार बार मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मजा नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन को एक यूनिट बना दिया। क्या बना दिया? एक यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? एक यूनिट। एक प्रोटॉन का मास क्या है? एक यूनिट। और उसका नाम मैंने रख दिया एटॉमिक मास
यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं मैं, AMU। तो जैसे कार्बन क्या है 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 12 AMU, बोलो हाँ। नाइट्रोजन क्या है 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 14 AMU, 23 AMU। अगर हीलियम होगा बेटा तो 4 AMU एंड सो ऑन। समझ में है? तीसरा जो है, तीसरा जो है जो हमको आना चाहिए बेटा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर के पीछे में AMU लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास में क्या करते हैं, मास नंबर के पीछे में ग्राम लगा देते हैं, और ये मास ऑफ 1 मोल एटम्स को बताता है, बोलो हाँ। यस सर। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को बताता है, ये मास ऑफ Na एटम्स को बताता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। तो जब भी आप क्या करोगे बच्चों, जब भी आप क्या करोगे, जब भी स्टार्टिंग में जब भी आप ऐसे लिखते हो ना तो पर एटम करना है ना, क्योंकि ये एक एक एटम का मास है ना बेटा, उस एलिमेंट के एक एटम का मास है। यहां पे लिखोगे तो क्या करोगे, 12 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम पर मोल, फिर 23 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल। सिंपल सी कहानी है। अब एनसीईआरटी में यही चीज लिखी हुई है, बोले एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बोले कार्बन 12 के मास का, देखो वन, एक मिनट रुक जाओ, लिखने से पहले एक मिनट रुक जाओ, फील कर लो थोड़ा सा। अब वो बच्चा 11th की क्लास में गया, भाई 11 10 के बाद 11 गया, अब उसको बताया गया, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, बोले 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब वो बेचारा, उसको एक ही चीज लग रही है, भाई मेरे को तो रट नहीं है। अब देखो ये वही चीज है जो मैं बताया, मास ऑफ कार्बन 12 मतलब, तो कार्बन 12 मतलब जिसमें 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं, 12, उसका 12 किए तो एक मास ऑफ प्रोटॉन आ गया ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल करूंगा तो ये वही चीज है ना, वही तो, उसको सीधे शब्दों में ही बता देते यार, तो हम कंफ्यूज क्यों होंगे फिर। यही, हाँ कि नहीं बेटा, फील हुआ कि नहीं सबको अच्छे से, जल्दी से इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, चलो।
हो गया। अब सर आप बता रहे हो कि मास नंबर के पीछे में ग्राम जोड़ देंगे तो मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास हो जा रहा है। क्लोरीन का मोलर मास बताओ, तो मैं बोलूंगा 35.5। सर आधा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन थोड़ी होगा भाई, मास नंबर तो हमेशा एक होल नंबर रहेगा। तो आप ये क्लोरीन का तो गलत हो गया, फिर ऐसे में नहीं हो गया क्या? गलत हो गया ना भाई। आप क्या बोल रहे हो कि ग्राम एटॉमिक मास में क्या करो, कुछ मत करो बेटा, मास नंबर के पीछे में ग्राम लगा दो। लेकिन क्लोरीन का अगर आप ग्राम एटॉमिक मास देखोगे तो 35.5 ग्राम आ रहा है एक मोल का मास। तो आप तो गलत बता रहे हो, है कि नहीं? गलत नहीं है। एक और जो होता है वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप्स सुने हो नाम? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बेटा? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं। क्यों सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। कोई भी एटम किस एलिमेंट का है ये कैसे पता चलता है? उसके एटॉमिक नंबर को देख के। क्योंकि एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिसाइड करता है किसी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब दुनिया का वो एटम जिसमें एक प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन ही है, भले उसमें न्यूट्रॉन किसी में एक रहे, दो रहे, तीन रहे, वो केमिकल प्रॉपर्टीज वो हाइड्रोजन वाली ही शो करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है बेटा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। भाई पूरी दुनिया में जितने भी एटम है किसी भी एलिमेंट के, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है। ऐसा थोड़ी है कि ये पानी ले लिए उसमें थोड़ा सा रसना डाल दिए, ज्यादा रसना डाल दिए और ज्यादा डाल दिए तो है तो रस नहीं। एटम में ऐसा नहीं है। हर एटम में, दुनिया के सारे एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उनका रिएक्शन अलग अलग होता है, और रिएक्शन अलग अलग होता है तो उनका अकरेंस भी अलग अलग होता है, कोई सॉलिड स्टेट अलग अलग होती है। उसका सबका मेन कारण क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया क्या? तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एलिमेंट सेम एलिमेंट को, एटम जो है सेम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ। जैसे अभी तुमको हाइड्रोजन का बताया ना बेटा, इसको भी देखो, दुनिया का वो एटम जिसमें एटॉमिक नंबर 1 है वो हाइड्रोजन ही है। हाँ, हो सकता है कि मास नंबर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन तीनों ही हाइड्रोजन है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है बेटा? आइसोटोप्स में जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक आइसोटोप्स मिलता है 35, एक आइसोटोप रहता है बेटा 37, एटॉमिक नंबर दोनों का 17। अब नेचर में ये जो 35 वाला है ना, ये जो 35 वाला है ना बेटा, नेचर में जो 35 वाला है ना, इसका परसेंटेज कुछ 75% है। नेचर में 75% मिलता है, और ये कितना मिलता है? 25%। तो जब तुम्हारे पास हाथ में क्लोरीन रखा हुआ है ना, तो तुम ये मानते हो कि उसका 75, नेचर में जो अकरेंस परसेंट है, तुम ऐसे सैंपल उठाए क्लोरीन का, तो तुम्हारे हाथ में जो क्लोरीन आया उसमें तुम क्या मानोगे कि 75% कौन है, और 25%, 75% 35 वाला है, और 25% 37 वाला है। अब तुम अगर इसको 35 ग्राम लोगे तो भी गड़बड़ है, तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, और 37 वाला ले रहे हो तो तुम इधर गड़बड़ कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? 11th में कभी पढ़े थे ये वाला? क्या करते थे? 35 इंटू 75% है ना, 37 इंटू 25 और टोटल 75, क्योंकि परसेंटेज है 100, कितना आएगा?
आई बेटा बात समझ में? आई क्या? यस सर। सर वो इसमें क्यों नहीं किया? अरे ये इसका 99% यही है। ये बहुत बहुत इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम अमाउंट में मिलता है हमको नेचर में, तो हम 1 ग्राम लेते हैं उसका। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जहां पे ये वाला पार्ट आएगा वहां एवरेज निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे इसका अमाउंट क्या रहता है? बहुत कम रहता है। बस अब हम कोई सैंपल हाइड्रोजन का ले रहे हैं, हमको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट तो मास नंबर 1 वाला है, 1 ग्राम ले लेते हैं। ये आपका एवरेज है। आ रही है बात समझ में? हम अपने कंसेप्ट से इधर उधर नहीं हो रहे हैं। जहां पे जैसी कंडीशन आएगी वहां तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा। आई बात समझ में? आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज और बता देता हूं जो मेरे को लगता है कि तुम लोगों को तकलीफ होती है वो सब चीज को देख के। इतनी बातें हो गई, लिख लिए? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, चलो। हो गया? हो गया? एक चीज और बेटा, लास्ट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आयन किसको बोलते हैं? आयन। एटम के पास चार्ज नहीं होता। देखो एटम और आयन में क्या डिफरेंस है? एटम के पास नेट चार्ज 0 रहता है। देखो जैसे तुम चार्ज के बारे में बात करोगे ना, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, चार्ज क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी है। लिशा को बहुत गुस्सा आता है, उसके उसमें वो प्रॉपर्टी, ऐसा है कि कुछ मास अंदर प्रेजेंट है गुस्सा का या कोई इमोशंस का? नहीं, वो एक प्रॉपर्टी है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमको मिलती है, मिली होगी कभी पहले। प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक साथ रख देने पे, 2 प्रोटॉन को एक साथ रख देने पे प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख देने पे प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। एक प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख देने पे प्रॉपर्टी 0 हो जाती है। मतलब एक प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। ऐसा मैथ्स में भी होता है। +1 प्लस +1, देखो डबल हो गई प्रॉपर्टी। -1 प्लस -1, डबल हो गई। +1 प्लस -1, इसीलिए एक को +1 बोला जाता है और एक को -1 बोला जाता है। इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसको छोड़ देते। तो +1 देखो कूलॉम्स में 1.602 × 10 वो एक यूनिट है उसकी, कूलॉम भी एक यूनिट है, लेकिन यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो इसको +1 या -1 क्यों बोला गया? समझ में आया तुम लोगों को? आया?
क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी जो रिलेशन शो करती है ना बेटा, वही चीज मैथ्स में ये अलजेब्रिक फॉर्म में भी वैसा ही होता है। ठीक है क्या? अब देखो यहां पे कि किसी भी एटम को देखो, एटम को, किसी भी एटम को पकड़ो, एटम में एटम का जो एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर। ऊपर हम लिखते हैं क्या बेटा? मास नंबर। नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। तो कोई एटम है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। अब इसका कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो जो एटॉमिक नंबर ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, और एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ प्रोटॉन का नंबर। तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। बोलो हाँ। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलते रहता है, लेकिन कोई एटम का अपना कितना इलेक्ट्रॉन है कोई पूछे, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर Z है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +1 इंटू Z प्लस Z। न्यूट्रॉन के कारण तो कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर Z है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? एटम पे अगर वो रिएक्शन नहीं किया है तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब 0। समझ में आया क्या? तो किसी भी एटम में चार्ज पार्टिकल है, फिर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज 0। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों कि केमिस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। अरे भाई केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस कभी इन्वॉल्व नहीं होता, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। पानी बनने से लेके बम फूटने तक, मतलब बम वाला नहीं, न्यूक्लियर बम, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन वाला बम, हर कोई भी मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, कोई दूसरा कंपाउंड बन रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं है इधर कार्बन था और केमिकल रिएक्शन हुआ तो नाइट्रोजन बन गया। नाइट्रोजन तो तब बनता जब उसके अंदर का प्रोटॉन चेंज होता, वैसा कभी नहीं होता। वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर होते हैं या तो शेयरिंग करते हैं। उसके अलावा कुछ होता है केमिस्ट्री में? एकदम ईजी है केमिस्ट्री, और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करते रहो बस। समझ में आया? हम ऐसा मानते हैं बेटा कि एटम में आउटर मोस्ट शेल में, अगर जनरल रूल है आउटर मोस्ट सेल में 8 कर देने पे, है ना, वो स्टेबल हो जाता है। एटम ऐसे भी स्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में क्या करता है, वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो और ज्यादा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो लूज करेंगे। अब मान लो कोई एक एटम है, देखो एक चीज होती है ट्रांसफर, एक होती है शेयरिंग। हम अभी पढ़ रहे हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो तरीके से होता है, या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। अब मान लो कोई एटम है बेटा X, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है। समझ में आया? इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा? गेन कर लिया। तो पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दे रहे थे? 0 कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है,
तो नेट चार्ज इसके सर पे एक चार्ज दिख जाएगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर पे आ गया ना, तो ये एटम है और जहां पे नेट चार्ज जीरो नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, वो आयन है। समझ में आया? अगर यही एटम दो इलेक्ट्रॉन गेन करता तो दो नेगेटिव चार्ज आ जाता। अगर ऐसा ही कोई एटम n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां पे n नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। बोलो हाँ। बोलो। जब किसी भी एटम में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पहले बराबर था, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस सारे के सारे प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल नहीं कर पाएगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसे ही कोई n इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो हम उसको बोलते हैं केटायन। समझ में आता है क्या? जैसे यहां पे सोडियम प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे प्रोटॉन कितने हैं? चलो, एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। प्रोटॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 माइनस 11 मतलब 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? होने क्या चाहिए थे? 11, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, कितने? 10। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -2 है मतलब दो एक्स्ट्रा रखे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं और दो एक्स्ट्रा रखे मतलब 10। समझ में आ रहा है? Cl माइनस 17 इसके खुद के और एक नेगेटिव और 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा देख के तुमको आना चाहिए बेटा। समझ में आता है क्या? बोलो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? इसको लिखना है, जल्दी लिखो।
हो गया बेटा? ठीक। तो फाइनली हम लोगों ने क्या समझा कि पहले हम लोग ग्राम एटॉमिक मास देखें, है ना, देखे कि मोल का जो मास है वो ये है, ग्राम एटम क्या होगा, फिर ये तीनों का मास समझे, फिर ये समझे, एवरेज समझे, फिर ये देखे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब जैसे हीलियम है, मास नंबर 4 2। अगर मेरे को कोई बोलेगा 4 AMU और कोई बोलेगा 4 ग्राम, तो दोनों में डिफरेंस है। 4 AMU का मतलब मास ऑफ 1 एटम और 4 ग्राम मतलब कार्बन। कार्बन का एक मोल कितना? क्या 12 AMU ग्राम। 12 ग्राम मीन्स 1 मोल। 2 मोल मतलब 12 इंटू 2 ग्राम। 3 मोल मतलब n मोल मतलब 12 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स करूंगा तो जितने भी मोल्स हैं उसका मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब हम लोगों को एक बात ये पता चली यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स में जब मोलर मास मतलब एक्चुअल में जो क्या है ग्राम एटॉमिक मास, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मास ऑफ सैंपल मुझे मिल जाता है। कार्बन का 12 ग्राम मतलब कितना मोल? 1 मोल। 24 ग्राम मतलब 36 ग्राम मतलब तुम क्या कर रहे हो, जो भी मास है सैंपल का उसमें तुम मोलर मास डिवाइड कर दे रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहा है। बोलो बेटा। जैसे नाइट्रोजन का 2.28 ग्राम मतलब तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन का मास नंबर 14 मतलब 14 ग्राम का 1 मोल, तो 28/14 2 मोल। हाँ ना? ये दोनों सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। हाँ कि नहीं? तो फिर अगर ये मुझे समझ में आया तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है, क्या आ रही है, कि जब भी कोई मास दिया रहेगा उससे मैं ग्राम एटॉमिक मास, जिसको मैं बोलता हूं मोलर मास, उसको डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास, तो उस सैंपल का मास मिल जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? एक मोल मतलब कितना? बार बार इतना बड़ा नहीं बोलते बेटा, अपन भी आलसी किस्म के इंसान है, एने बोलेंगे। 2 मोल कितना? 2 इंटू एन ए। 3 मोल कितना? एन मोल कितना? मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है और आप नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हो तो आप इंटू एन ए कर देंगे, है ना बेटा? जैसे बोल रहा है 2 मोल सोडियम एटम मीन्स 2 Na एटम्स। मतलब ये कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा उससे आप Na
मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा और मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाई एन कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बोलो हाँ। तो नंबर ऑफ एटम से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स में जाना है तो ये ऐसा आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, मास से मोल्स निकालने में, नंबर ऑफ एटम से मोल्स निकालने में, मोल से मास में जाने में, मोल से नंबर ऑफ एटम्स में जाने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी चीज है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। यहां पे हमको याद रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास ही मोलर मास है। हो गया? Na लिखोगे तो कैपिटल ए लिखना, स्मॉल ए लिख दोगे तो सोडियम हो जाएगा वो। तो फिर ये खोजते बैठे रहोगे कि सोडियम के साथ रिलेशनशिप क्या है मोल्स का। ठीक है, हो गया? पूरा लिख ली? पूरा लिखने के बाद ही आगे बढ़ो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in given sample. One 60 AMU of oxygen, 160 gram of oxygen. वन बेटा ऑक्सीजन को पहले देखो, उसका मास नंबर होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। मतलब अगर 16 AMU बोल रहा हूं मतलब एक एटम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और 16 ग्राम बोल रहा हूं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो हाँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो 160 AMU डिवाइडेड बाय 16 AMU पर एटम। 16 AMU का एक एटम होता है ना, तो ये कटेगा तो 10 AMU कैंसिल, एटम ऊपर गया तो 10 एटम हो गया, है ना। और 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 160 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम पर मोल, तो 10 क्या आया, मोल आया बेटा। 10 क्या आया, मोल आया। एक मोल में Na, तो 10 मोल में 10 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहां पे 10 Na मतलब समझ रहे हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, और यहां पे सिर्फ 10 एटम, है ना। बोलो। yes, sir. ठीक है बेटा, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी नीट में, पता है ना तुम लोगों को। हम बेसिक चीजों को छोड़ के ही चलते हैं, ऊपर ऊपर का समझते हैं और सोचते हैं कि हमको तो सब आता है, नहीं आता। हो गया। हो गया। क्वेश्चन बनाओगे एक, जितना पढ़ाया हूं उसी से रिलेटेड। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in 1.4 ग्राम N-3 आयन। number of electrons, protons and number of neutrons in 1.4 ग्राम N-3 आयन। पन्ना नहीं पलटना है कभी भी, सोचो। हो गया। देखो किसी भी एटम का और आयन का, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस रहता है। और इलेक्ट्रॉन के होने या ना होने का हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले ही उसको हटा चुके हैं। जब मैं एटम में ही इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंसीडर नहीं किया, तो आयन जो कि कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया है या दे दिया है, मैं यहां पे भी क्या करूंगा,
तो एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वही आयन का भी होगा बेटा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तुम ऐसा सोचो कि सर ये नाइट्रोजन थोड़ी है तो N-3। अरे तो नाइट्रोजन का जब मास निकाले थे तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किए थे, अब क्यों करोगे? क्लियर है? तो अगर यहां पे तुमको दिया है वेट 1.4 ग्राम तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मैं जो भी मास है उससे मोलर मास क्या कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 0.1 मोल नाइट्राइड आयन, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस मुझे कितने मिलेंगे? 0.1 मोल इंटू Na। बोलो बेटा। मतलब 0. ये देखो 0.1 मोल और Na पर मोल होता है, तो 0.1 Na एटम्स आयंस होंगे हमारे पास। तो तुमको समझ में आया होगा कि मैं आयन क्यों बता रहा था। अगर मैं एक आयन लूंगा N-3 का तो मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? तो देखो नाइट्रोजन के अपने 7 होते हैं ना, नहीं पता तो बोल पूछ लो। ये देखो 14 मास नंबर और 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब 7 प्रोटॉन, उसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन। -3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, तो एक आयन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ, इस साइड लिखता हूं, ठीक है। एक आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो हमारे पास ये जो सैंपल है ये टोटल कितने आयंस है? 0.1 Na। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0.1 Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक आयन के पास कितना प्रोटॉन? 7। तो 0.1 Na के पास कितने? 0.7 Na प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 0.1 पे कितना? 7। तो 0.1 Na पे अगर ऑप्शन में कुछ 6.022 का भी दिया है तो आगे तुम कर सकते हो। Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है क्या? बोलो। नहीं आया समझ में? अच्छे से आ गया? तीनों इलेक्ट्रॉन 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 लिखी है लड़की। सोचते सोचते लिखो, भले समय लगे लेकिन विजुअलाइज करो। जितनी बार लिखोगे ना बेटा,
मतलब आप अपने से अगर देखो समझ लिए फिर लिखो, विजुलाइज करो उस चीजों को। प्रॉब्लम वहीं पे है कि क्या आपने आयन नहीं पढ़ रखा? पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ रहे हो यार, लेकिन क्वेश्चन उसके आएंगे तो तुम नहीं बना पाओगे। एकदम इजी रहेगा लेकिन नहीं बना पाओगे। लास्ट क्लास हुआ था ऐसा कि दिमाग काम नहीं कर, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना, इसमें मैं कोई बहुत बड़ा भारी कुछ करवाया हूं क्या? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ आयंस निकालना, एक आयन में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करना, लेकिन दिमाग नहीं चलता है, तुम विजुअलाइज नहीं करते हो चीजों को। आगे नहीं, चलो हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट number of ions, electrons, protons and neutrons in 4.6 ग्राम। लिख लिए क्या 4.6? चलो ठीक, चलो सॉल्व करो इसको। नहीं बेटा, सोडियम 2311 मतलब 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है ना। हाँ बेटा, बन गया। किसका दिया है सैंपल का मास, किसका दिया है? सोडियम का कितना? 4.6 ग्राम। नंबर ऑफ मोल सोडियम के कितने मिलेंगे? 4.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल। बोलो हाँ, कितने मोल आ गए बेटा? 0.2 मोल। टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन given sample is 0.2 into Na, 0.2 Na। बोलो हाँ। One sodium ion contains 11 proton
12 न्यूट्रॉन, 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन सैंपल इज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालें तो टोटल कितना है 0.2 Na आयंस है इंटू 10, तो 2 Na इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है क्या? किसी को कोई तकलीफ हो रही है क्या? बोलो, हो रही है तो। अब पढ़ाई से रिलेटेड बताना भाई, सर भूख लग रही है, नींद आ रही है, ऐसा कुछ मत बोलना। पूछो क्यों, तो सर आप बोले ना तकलीफ बताओ। देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन गिवन सैंपल, एक आयन में कितने प्रोटॉन बेटा? 11 इंटू 0.2 Na, तो कितना हो जाएगा? 2.2 Na। मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.022, अगर ऑप्शन में Na दिया है तो ठीक है। अच्छा, Na की जगह पे ग्राम एटम भी लिखा हो सकता है, Na की जगह पे मोल्स भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ग्राम एटम में से ग्राम को देख के कंफ्यूज मत होना, ग्राम के साथ एटम चिपका हुआ मिला मतलब वो मोल ही है, नाम रख दिया गया है उसका। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन गिवन सैंपल, एक में कितना? 12 न्यूट्रॉन। टोटल आयंस कितने हैं? 0.2 Na, कितना हो जाएगा? 2.4 Na। बोलो। बन गया? हो गया? आगे बढ़े? बढ़े? ये जो एटम्स है ना बेटा, ये आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। और जो मॉलिक्यूल बनता है ना, जो कंपाउंड बनता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो भी सकती है कि अपने जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जैसे हो भी जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा उसकी अपनी इंडिविजुअल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया? रूह अफ़ज़ा नहीं है कि पानी डाले, शक्कर डाले, रूह अफ़ज़ा डाले तो पानी भी है उसमें, पानी का भी फीचर है, रूह अफ़ज़ा का भी है, शक्कर का भी है, आइस भी है, ठंडा है। जो बनेगा उसकी अपनी इंडिविजुअल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो कि जैसे कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से रिएक्ट किया और CH4 बनाया, उसका एक मॉलिक्यूल बना। तो
इसकी अपनी इंडिविजुअल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये गैस है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हो सकता है ग्रेफाइट के फॉर्म में रहा, सॉलिड रहा, तो हो गई तो अलग मैटर है, लेकिन इसकी अपनी इंडिविजुअल जो भी बनेगा कंपाउंड, रिएक्शंस होके जो कंपाउंड बन रहा है, उसकी अपनी फिजिकल, इंडिविजुअल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया क्या? अगर मास के हिसाब से मैं देखूं, किसके हिसाब से देखूं? मास के हिसाब से, तो कार्बन का एक एटम का मास कितना होगा, जल्दी बोलो? 12 क्या? AMU, ग्राम नहीं बोलना, एक एटम की बारे में बात कर रहा हूं। 12 AMU। हाइड्रोजन के 4 एटम का 4 इंटू 1 AMU, 4 AMU। तो 12 और 4 ऐड हुए तो CH4 का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसका मास कितना होगा? 12 प्लस 4, मॉलिक्यूल बनता है तो AMU की जगह पे U भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 12, हम कार्बन का 12 AMU बोलते थे तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते थे ना, वैसे यहां पे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 16, AMU या U बोल दिए तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया बेटा? अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे तो एक फिक्स्ड क्या देंगे, कंपाउंड देंगे। अगर ये रेशियो चेंज हो गया, अगर ये जो एटम्स हैं इनका रेशियो चेंज हो गया तो फिर वो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तुम देखो ना, कार्बन अगर 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है। जब कार्बन एक एटम 2 एटम से रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा, दो एटम 4 एटम से करेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, 3 एटम 6 एटम से करेगा तो 3 मॉलिक्यूल बनाएगा। मतलब 1:2 के रेशियो में रिएक्ट करेगा तो CO2 बन रहा है, और 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों सेम। वही तो है सर, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, ये पॉइजनस है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। समझ में आ रही बात? मतलब वही वाला केस अभी बताया ना, रूह अफ़ज़ा नहीं बन रहा है बेटा यहाँ पे। समझ में? मेरे को कम चक्कर चाहिए सर, थोड़ा सा कम डालिएगा, मैं कम मीठा लूँ, ऐसा नहीं है भैया यहाँ पे। समझ में आया क्या? तो हमेशा इसी प्रोपोर्शन में ही रिएक्शन होगा, तभी एक फिक्स्ड कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलो हाँ। अब कार्बन का एक एटम हमेशा 4 एटम से रिएक्ट करेगा। कार्बन का अगर यहां पे 2 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने एटम से रिएक्ट करेगा? एक एटम 4 से करता है तो 2 एटम, एक एटम 4 एटम से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, तो 2 एटम 8 एटम से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर मैं कार्बन के Na एटम लूं, मतलब 1 मोल एटम, बोलो ना भाई, मतलब 1 ग्राम एटम, तो हाइड्रोजन के कितने एटम से रिएक्ट करेगा? 4 Na एटम से। 4 से नहीं हो तो ऊपर ही कर लिया, 4 Na एटम से, मतलब 4 मोल से, मतलब 4 ग्राम एटम से। और CH4 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? Na मॉलिक्यूल। Na देखो 1 4 1, NH4Na, Na प्रोपोर्शन वही है। Na एटम का मास बोलो जल्दी से, कार्बन के Na एटम का मास बोलो जल्दी से।
12 ग्राम। हाइड्रोजन के 4 Na का मास बोलो, 4 ग्राम। तो 12 + 4 कितना हो गया? इसका Na क्या हो गया? 16 ग्राम। इसको बोलूंगा 1 मोल मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना। देखो एटम था तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब मोल ही होता है। समझ में आया क्या बेटा? तो 12 + 4 16U या 16 AMU, एक मॉलिक्यूल। 16 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल। मतलब जैसा एटॉमिक में पढ़े थे सेम टू सेम यहां पे भी वही है। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं। मतलब जैसे कोई भी एक कंपाउंड बोलो NH3, नाइट्रोजन का 14 + 3 17U, मतलब एक मॉलिक्यूल। 17 ग्राम मतलब CO2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 2, 16 × 2 32, 12 + 16 × 2 मतलब 44, 44U एक मॉलिक्यूल, 44 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। नोट करेंगे बेटा।